दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। शनि ग्रह के करीब घूमता ये ऑब्जेक्ट है इसका सबसे बड़ा मून टाइटन, जिसे साल 1979 में पायोनियर 11 ने पहली बार कैमरा में कैद किया था। इसके अगले ही साल वॉयेजर 1 सैटर्न के करीब से गुजरा और उसने टाइटन की ये फोटो कैप्चर की। एक तरफ जहां पायोनियर 11 ने टाइटन को लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए काफी ज्यादा ही ठंडा बताया था ना, वहीं पर वॉयेजर 1 ने यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ साथ मीथेन और ईथेन के समुद्र होने का अंदाजा जताया था। अब यूं तो इन स्पेसक्राफ्ट्स की नजर टाइटन के अलावा शनि ग्रह के दूसरे मून्स पर भी पड़ी थी, पर टाइटन वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा ही क्यूरियस कर रहा था। कारण है इसका एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी से भी ज्यादा डेंस पाया गया। अब पृथ्वी के बाहर इंसानों ने पहली बार कोई ऑब्जेक्ट खोजा था जहां पर सरफेस में लिक्विड मौजूद होने की बात कही जा रही थी, और एक समय तो ऐसा भी था जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा यहां डिस्कवर्ड मीथेन को एलियन लाइफ से जोड़कर देखा जाने लगा था। अब इन्हीं सब चीजों ने पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कर रहे हम इंसानों को टाइटन की खोज के लिए क्यूरियस कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि साल 1982 और 1983 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सैटर्न और इसके सबसे बड़े मून टाइटन की एक्सप्लोरेशन के लिए एक डेडिकेटेड मिशन भेजने की प्लानिंग शुरू कर दी। और साल 1984 और 1985 में इन दोनों ही स्पेस एजेंसीज ने इस पोटेंशियल मिशन को लेकर जॉइंट स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसे बाद में इटालियन स्पेस एजेंसी ने भी ज्वाइन किया, और इन तीनों के कोलैबोरेशन से शुरू हुआ कैसिनी-हुयगेन्स स्पेस मिशन। अब इसके मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, एक स्पेस प्रोब जिसका नाम कैसिनी रखा गया, और दूसरा था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया हुयगेन्स लैंडर। यही हुयगेन्स लैंडर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर सैटर्न की ऑर्बिट में जाने वाला था और फिर सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर लैंडिंग करने वाला था। लेकिन आखिर इस मिशन को कैसिनी-हुयगेन्स नाम क्यों दिया गया? तो देखो, कैसिनी स्पेस प्रोब का नाम ना इटालियन मैथमेटिशियन जियोवानी डोमेनिको कैसिनी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने सैटर्न के रिंग्स और उसके 4 बड़े मून्स को डिस्कवर किया था। वहीं पर हुयगेन्स लैंडर का नाम क्रिश्चियन हुयगेन्स के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने टाइटन की डिस्कवरी की थी। खैर 15 अक्टूबर 1997 को फ्लोरिडा के कैप कैनावरेल लॉन्च साइट से इसे स्पेस में भेजा जाता है, और करीब 7 साल की जर्नी के बाद 1 जुलाई 2004 को यह शनि ग्रह के ऑर्बिट में एंटर करता है। लेकिन कैसिनी-हुयगेन्स से वैज्ञानिकों के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि साल 2000 में जब कैसिनी स्पेस प्रोब ऑलरेडी एस्ट्रॉयड बेल्ट में पहुंच चुका था, तब उन्हें यह पता चलता है कि कैसिनी प्रोब और हुयगेन्स लैंडर के बीच कम्युनिकेशन में एक मेजर दिक्कत है। अब इस प्रॉब्लम को समझने से पहले इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखो, कैसिनी प्रोब का काम सैटर्न की ऑर्बिट में घूमते हुए हुयगेन्स लैंडर को टाइटन के एटमॉस्फेयर में ड्रॉप कर देना था। अब टाइटन पर लैंड करने के बाद हुयगेन्स वहां से मिली इंफॉर्मेशन को वापस पृथ्वी पर नहीं भेजने वाला था, बल्कि पहले वो कैसिनी को डेटा भेजता और फिर कैसिनी धरती पर डेटा को ट्रांसमिट करता। अब टाइम आने पर ये पूरा सिस्टम ढंग से वर्क करेगा या नहीं, इसी की टेस्टिंग के लिए मिशन से जुड़ा एक इंजीनियर ने हुयगेन्स लैंडर के इंजीनियरिंग मॉडल से कैसिनी को एक मैसेज भेजा। अब यहाँ पर कैसिनी को उस मैसेज पर ठीक वैसे ही एक्ट करना था जैसे वो हुयगेन्स लैंडर के मैसेज पर करने वाला था। अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि कैसिनी इस सिग्नल को रिसीव करेगा और रिप्लाई देगा, और होता भी ऐसा ही है। कैसिनी इसका रिप्लाई तो देता है, पर वो सिग्नल बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। इस पूरी प्रॉब्लम की जांच करने पर यह पता चलता है कि फ्लॉ कैसिनी के रिसीवर में है, जो उसको रिसीव होने वाले सिग्नल्स की डॉपलर शिफ्टिंग को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि कैसिनी प्रोब लगातार मूव कर रहा था, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट देखने को मिलता है। अब देखो, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बंदा आपके सामने से हॉर्न बजाता हुआ निकल जाता है। जब वो आपके करीब होगा तो आपको हॉर्न की आवाज बिल्कुल क्लियर और लाउड सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे दूर जाएगा तो आवाज फेड होती जाएगी। अब हुयगेन्स लैंडर से कम्युनिकेशन करने वाला कैसिनी का रिसीवर इन चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, और मजे की बात यह थी कि हजारों किलोमीटर्स दूर निकल चुके इस स्पेसक्राफ्ट की एबिलिटीज को लॉक कर दिया गया था, जिस कारण इनको चेंज कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। नाउ फॉर्चुनेटली वैज्ञानिकों के पास इसका सोल्यूशन निकालने के लिए अभी 4 साल का समय था, क्योंकि कैसिनी साल 2004 के पहले सैटर्न तक नहीं पहुंचने वाला था। अब क्योंकि कैसिनी के रिसीवर में कोई चेंज नहीं किया जा सकता था, तो वैज्ञानिकों ने सैटर्न के सिस्टम में कैसिनी के पाथ को ही चेंज करने का फैसला किया।
अब इनिशियली ये प्लान किया गया था कि कैसिनी सैटर्न के अराउंड घूमते हुए जब पहली बार टाइटन के करीब से निकलेगा तभी वो हुगियंस को टाइटन पर ड्रॉप कर देगा, लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया और अब कैसिनी टाइटन के करीब से एक नहीं बल्कि 3 बार गुजरने वाला था, जिससे कि इसकी स्पीड बेहद ही स्लो हो जाए और डॉपलर शिफ्ट के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। अब 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में एंटर होने के करीब 6 महीने बाद 24 दिसंबर 2004 को कैसिनी प्रोब हुगियंस को रिलीज कर देता है और करीब 3 हफ्ते तक स्पेस में ट्रैवल करने के बाद जाकर 14 जनवरी 2005 को हुगियंस लैंडर टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। लेकिन क्या हुगियंस टाइटन पर लैंड कर पाया, और अगर हाँ तो इसने टाइटन पर क्या देखा? ये सब जानने से पहले आपको हुगियंस और टाइटन से जुड़ी उस मिस्ट्री के बारे में जानना होगा जिसे डिकोड ना कर पाने पर वैज्ञानिकों ने उसे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हुगियंस प्रोब को पूरी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही बनाया था और इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। इसमें 6 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे जिन्हें भी एसा के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर कंफ्यूज थे कि आखिर हुगियंस टाइटन पर लैंड कहां करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय तक हमें यह पता ही नहीं था कि टाइटन पर कोई सॉलिड सरफेस है भी या नहीं है। अब टाइटन की सरफेस को ना तो मैप किया गया था और कैसिनी से रिलीज करने पर यह लैंडर कितने कंट्रोल में रहेगा इसका भी किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जब साल 1980 में वॉयेजर 1 टाइटन के करीब से गुजरा था तब इसने टाइटन के बारे में कुछ यूजफुल डिस्कवरीज की थी, पर वॉयेजर 1 इसके थिक एटमॉस्फेयर के पार तक नहीं देख सका। अब भाई हुगियंस लैंडर टाइटन पर लैंड तो होगा, पर जमीन पर होगा या समुद्र में होगा ये बात किसी को पता ही नहीं था। जमीन पर होगा तो जमीन प्लेन होगी, कोई डेजर्ट एरिया होगा या माउंटेन्स होगा ये भी किसी को नहीं पता था। और अगर समुद्र में हो गया तो समुद्र में पानी या मीथेन की डेंसिटी कितनी होगी ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। अब क्योंकि टाइटन की सरफेस एक मिस्ट्री बनी हुई थी तो इस मिशन से जुड़ी टीम ने एक ऐसा क्राफ्ट बनाया जो किसी भी कंडीशन में लैंड कर सकता हो। हुगियंस को काफी हल्का बनाया गया जिससे ये पानी में फ्लोट कर सके, और अगर ये जमीन पर गिरा और सरवाइव कर पाया तो इसको इतनी बैटरी लाइफ भी दी गई थी कि एटलीस्ट कुछ मिनट्स तो टाइटन की सरफेस को रिकॉर्ड कर ही सके। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कैसिनी स्पेस प्रोब के द्वारा रिलीज करने के बाद 14 जनवरी 2005 को हुगियंस लैंडर टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही एक्सटर्नल हीट से बचने के लिए ये अपने आप को एक हीट शील्ड में बंद कर लेता है। डेंजर जोन से निकलने के बाद हुगियंस इस हीट शील्ड को निकाल फेंकता है और अपने पैराशूट को ओपन कर लेता है। इसको टाइटन की सरफेस तक पहुंचने में 2 घंटे 27 मिनट्स लगते हैं, जिस दौरान इसमें लगा कैमरा सारे व्यूज को कैप्चर कर रहा था। आप देख सकते हो कि कैसे ये टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर से होते हुए नीचे जा रहा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि हुगियंस लैंडर में एक एरोसोल कलेक्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिसका काम इसके थिक एटमॉस्फेयर से पार्टिकल्स को कलेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन को जुटाना था। इन सैंपल से ये पता चलता है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन और मीथेन का बना हुआ है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर आर्गन के मिलने की भी उम्मीद थी, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये गैस इधर काफी कम मात्रा में मिली। हालांकि हुगियंस ने यहाँ आर्गन का ही एक आइसोटोप आर्गन 40 काफी मात्रा में खोजा, जो अपने आप में काफी खास बात थी। दरअसल ये आइसोटोप रॉक्स में मौजूद पोटेशियम के रेडियो एक्टिव डीके के दौरान प्रोड्यूस होता है, जिससे ये संभावना जताई गई कि टाइटन जियोलॉजिकली एक्टिव है और यहाँ पर आइस वॉल्केनोज भी हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी कंपाउंड था जिसकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को लिटरली हैरान करके रख दिया। ये था थॉलिन्स, जो धरती पर भी पाया जाता है और लाइफ के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो, हमें टाइटन पर एलियंस तो नहीं मिले, पर थॉलिन्स की प्रेजेंस दिखाती है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स सिर्फ धरती पर ही नहीं है, बल्कि ये सोलर सिस्टम के दूसरे रीजन्स में भी फैले हुए हैं। सरफेस से करीब 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहुंचते ही घने बादलों का कोहरा छटता है और हुगियंस के कैमरे को टाइटन की जमीन नजर आती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ कहीं ऊपर उठी हुई जमीन है जो ठोस बर्फ से बनी हुई है, तो कुछ एरियाज में आपको डार्कनेस नजर आ रही होगी। ये डार्कर एरियाज एक्चुअली में लो लैंड्स हैं, जो शायद सूख चुके किसी लेक या रिवर के चैनल्स है। ये इमेजेस दिखाती है कि एक समय टाइटन पर मीथेन की नदियां बहा करती थी। वैज्ञानिकों ने तो एस्टिमेट लगाया था कि यहाँ शायद मीथेन का विशालकाय ओशन होगा। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला और ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि मीथेन के ये लेक्स और सीज बस पोलार एरियाज में ही मौजूद है।
एक नई दुनिया के इन सभी नजारों को देखते हुए हुगियंस लैंडर टाइटन की जमीन पर लैंड करता है और वो जगह जहां लैंडिंग होती है वो एक डार्क फ्लड प्लेन एरिया था, यानी कि ये नॉर्मल प्लेन के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट था, जिसके कारण फॉर्चुनेटली हुगियंस लैंडर सरवाइव करने में कामयाब होता है। ये टाइटन की सरफेस से ठीक उतनी ही स्पीड से टकराया था जितने से 1 मीटर ऊपर से ड्रॉप की गई बॉल पृथ्वी से टकराती है। इसके बावजूद ये जमीन में करीब 12 सेंटीमीटर का डेंट बनाता है और सरफेस पर 30 से 40 सेंटीमीटर स्लाइड करता है। फिर 5 बार गुलाटी खाने के बाद ये स्टेबल हो जाता है और फाइनली ये लैंडिंग सक्सेसफुल होती है। हुगियंस की ये लैंडिंग आउटर सोलर सिस्टम में इंसान के बनाए किसी भी स्पेसक्राफ्ट की पहली लैंडिंग थी और हमारे मून के अलावा हम पहली बार किसी दूसरे मून पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके थे। इस हिस्टोरिक अचीवमेंट की खुशी के साथ ही हुगियंस लैंडर के अंदर एक जद्दोजहद थी कि वो जल्दी से जल्दी टाइटन के नजारों को कैप्चर कर ले, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब जैसा कि आप देख सकते हो हुगियंस जहां लैंड हुआ था वहां कुछ पेबल्स नजर आ रहे थे जो वाटर आइस के बने हुए थे। साथ ही साथ पूरी जमीन ऑरेंज कलर की है जिस पर ज्यादातर जगह मीथेन की हेज सी जमी लग रही थी और ये जो शैडो आपको नजर आ रही है ना, इसे कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट की शैडो मत समझ लेना। ये हुगियंस लैंडर की पैराशूट की होती है जो लैंडिंग के बाद नीचे की ओर गिर रहा है। अब वैज्ञानिकों को एक चिंता ये भी थी कि कहीं ये पैराशूट हुगियंस के कैमरा की डायरेक्शन में ना गिर जाए, क्योंकि ऐसा होने पर कैमरे का सारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने वाला था। हालांकि इस एक व्यू के अलावा टाइटन पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला था, क्योंकि हुगियंस लैंडर ना तो रोटेट हो सकता था और ना ही मूव कर सकता था। ये वही सेम फोटो 100 बार कसीनी को भेजता है और टाइटन की सरफेस पर करीब 72 मिनट्स तक एक्टिव रहने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाता है। ना ओवरऑल हुगियंस ने टाइटन की करीब 700 फोटोज कैप्चर की थी, जिसमें इसके एटमॉस्फेयर में एंटर होने से लेकर लैंडिंग होने तक की सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई वो सभी शामिल है। हालांकि बदकिस्मती से इन 700 फोटोज में से सिर्फ आधी यानी कि 350 फोटोज ही हम तक पहुंच पाई थी और इसका कारण कसीनी में मौजूद एक और फ्लॉ था। दरअसल हुगियंस में 2 एस बैंड रेडियो सिस्टम लगाए गए थे जिन्हें चैनल ए और चैनल बी नाम दिया गया था। इन दोनों का काम कसीनी को हुगियंस के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को भेजना था और इनमें से हर एक चैनल 350 फोटोज को भेजने वाला था। हालांकि कसीनी चैनल ए पर आने वाले डेटा को रिसीव ही नहीं कर रहा था और स्पेसक्राफ्ट से हर बार एरर का मैसेज आ रहा था, जिसके कारण वो एडिशनल 350 फोटोज कभी रिसीव ही नहीं हो पाई और हमने उन्हें खो दिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के ऑफिशियल्स के अनुसार ये कसीनी के प्रोग्रामिंग में एक फ्लॉ के कारण हो रहा था, जहां चैनल ए को रिसीव करने का कमांड ऑन ही नहीं किया गया था। पर तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद खुशी इस बात की थी कि हम इंसानों ने इस इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन को ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि टाइटन की सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने के साथ साथ काफी सारे इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को भी हासिल किया। बात करें कसीनी की तो ये भी सैटर्न की ऑर्बिट में घूम रहा था और इसने एनसेलेडस पर लिक्विड वाटर की खोज भी की। साथ ही साथ इसने सैटर्न की नई रिंग्स को भी देखा। 2 मार्च 2009 को कसीनी ने सैटर्न के अराउंड एगायोन नाम के मून को खोजा जो इसका स्मॉलेस्ट मून माना जाता है। एंड फाइनली पूरे 13 साल और 76 दिनों तक सैटर्न को ऑर्बिट करने के बाद 15 सितंबर 2017 को हमने कसीनी स्पेस प्रोब से कांटेक्ट खो दिया और ये हमेशा के लिए शनि ग्रह के परिवार का हिस्सा बन गया। दोस्तों ये था कसीनी और हुगियंस का सफर। अगला वीडियो आप किस मिशन पर चाहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जहां हमने बात किया है वीनस पर लैंडिंग के मिशन को, जिसका नाम रखा गया था वेनेरा। इस मिशन को किया गया था रोसकॉस्मोस के द्वारा, जिसके बारे में पूरे दुनिया ने ही भुला दिया। लेकिन ये मिशन कितना ज्यादा इंपैक्टफुल था, कितना ज्यादा डेडली था और कितना सक्सेसफुल हुआ था, जहां पर जाके देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।